देखो, लाइफ प्रोसेस का डाइजेशन स्टार्ट हुआ था मौत से, ठीक है। इसके पहले क्लास में हम लोग देखे थे कोई भी फूड है सॉलिड फूड, उसको हम लोग तेज से कट करके च्यू करके ग्राइंड करके उसको फिजिकली ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि मौत में ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। और मौत में कौन सा डाइजेशन था? फिजिकल डाइजेशन। मौत से ही फिजिकल डाइजेशन होते हैं, वहां पर खाने को हम लोग सेम टेक्सचर में कर देते हैं, तोड़ कर सेम कर देते हैं, है ना। डाइजेशन का एक मीनिंग ही है कि जो हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड खाएं, ठीक है, उसको क्या कर देना है? सिंपल में कर देना है। और सिंपल करने के लिए क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। और इस ब्रेक डाउन के लिए हमारे पास एंजाइम्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले माउथ में तुम्हारा टीथ था, तो टीथ का काम देखे, टंग का काम देखे, सलाइवा तो सलाइवा का काम, सलाइवा में एक एंजाइम था, कौन सा? सलाइवरी अमाइलेस। सलाइवरी अमाइलेस का काम ब्रेक डाउन किसको? स्टार्च को। देखो खाना कहाँ पर न्यूट्रिशनल ब्रेक डाउन होगा, मतलब कौन कौन न्यूट्रिशन खाना में पाया, तो वो सारा ब्रेक डाउन एकदम फिजिकल फूड से, फिजिकल सॉलिड फूड से। चावल का दाना एक है ना, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट मतलब पहले चावल को दाना को तोड़ेंगे, फिर उसमें से कार्बोहाइड्रेट को बाहर करेंगे, और कार्बोहाइड्रेट से भी आगे तोड़कर ग्लूकोज तक ले जाएंगे उसको, ठीक है। इतने ब्रेकडाउन को बोलते हैं हम लोग डाइजेशन, ठीक है। तो उसके बाद देखे थे खाना जो माउथ में फिजिकल डाइजेशन होकर फूड पाइप से नीचे उतर गया था, कहाँ? स्टमक में। तो आज स्टमक से आगे ही बढ़ाना है हमको खाली, ठीक है। तो स्टमक क्या होता है? ठीक है, ये है तुम्हारा स्टमक। तो स्टमक क्या है? एक जे शेप्ड ऑर्गन है, जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। फूड जो है फूड पाइप से होते हुए, फूड पाइप का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड करके फूड आराम से पहुंच जाता है किधर? स्टमक के अंदर। और स्टमक कैसा है? कि जे शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है, याद रखना इसका शेप भी। तो जे शेप्ड ऑर्गन एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। तो इसमें जब खाना आता है तो पेट एक्सपेंड करता है अच्छा से, मतलब खाना को रख सकता है। तो यहाँ पर खाना जो है वो ऑलमोस्ट 3 आवर्स तक रुकता है। हाँ, पेट में खाना कितनी देर तक रुकेगा? 3 आवर। इस चलते जनरली अगर हम लोग खाना खाना तो 3 आवर का अंतराल होना चाहिए, 3 घंटे का अंतराल जरूरी है। 3 घंटे तक खाना यहाँ रुकेगा ही रुकेगा। और स्टमक में कौन सा डाइजेशन होगा? तो यहाँ तक होता है पार्शियली डाइजेशन। पार्शियल डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन का मतलब, पार्शियल का मतलब क्या होता है? पार्शियल मतलब आधा, मतलब लगभग लगभग यहाँ पर डाइजेशन आधा ही पहुंचता है, पूरा डाइजेशन पेट में नहीं होता। पेट तो खाली खाना को स्टोर कर रहा है, ठीक है। पहले तुम्हारा खाना है, माउथ में थोड़ा सा डाइजेशन हुआ, फिजिकल डाइजेशन, और स्टमक में हो जाता है पार्शियल डाइजेशन, आधा डाइजेशन होता है। आधा खाना वो पचा आगे बढ़ेगा, और फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके वाल को देखें ना, इसके वाल को थोड़ा सा ऐसे जूम करके, तो क्या है इसका? ये है स्टमक वाल। स्टमक वाल में क्या होता है? इसके अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ग्लैंड वो ऑर्गन होते हैं जो किसी न किसी सिक्रीशन को देगा, मतलब अगर ग्लैंड कहीं पर है तो अपने अंदर से कोई ना कोई लिक्विड को सिक्रेट करेगा, ठीक है। तो स्टमक के वाल जो है ना, मस्कुलर होने के चलते इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं स्टमक के वाल में ही। और स्टमक के वाल क्या रिलीज करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूसेस। क्या होगा? गैस्ट्रिक जूसेस। और गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर 3 हो गए। गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर रहता है HCl, म्यूकस और पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन, ये क्या है? ये एंजाइम है, ये नॉर्मल लिक्विड है, और ये HCl, ये एसिड हम लोग जानते हैं। और ये बिल्कुल एसिड होता है, मतलब 5 पॉइंट समथिंग के आसपास इसका pH वैल्यू होता है, तो ये एसिडिक ही होता है। तो HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन, गैस्ट्रिक जूसेस ऑफ किसका? स्टमक। स्टमक रिलीज करता है ये 3 गैस्ट्रिक जूसेस को अपने गैस्ट्रिक ग्लैंड से। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो उसके वाल में ही। जब खाना आता है पेट में तो ये तीनों रिलीज हो जाता है। तो HCl का काम क्या होता है? डायरेक्ट लिखेंगे टू किल हार्मफुल एंड फॉरेन मटेरियल्स। इसका काम सीधा सा होता है टू किल हार्मफुल एंड फॉरेन मटेरियल, मतलब अगर पेट में कोई हार्मफुल सब्सटेंस चला गया खाने के साथ, या फिर कोई बैक्टीरिया है, जर्म्स है, उसको मार देता है कौन? HCl, ठीक है।
क्या जी, बूमर। हाँ, उससे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं पर जैसे होता है ना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फंस जाना, ऐसे चांसेस कम होता है। नहीं, उसे पचेगा नहीं, निकल जाएगा डाइजेस्टिव रास्ते से। अगर कहीं मसल्स में नहीं फंसता तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं करेगा। ऐसे तोड़, पता नहीं, तोड़ तो देना चाहिए। म्यूकस का देखो, म्यूकस क्या होता है? यहाँ देखो, HCl का काम था टू किल हार्मफुल जर्म्स एंड फॉरेन मटेरियल, बट ये HCl बिल्कुल एसिड है, मतलब एसिड है, ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड है ये। तो ये इस एसिड के आने की वजह से क्या होगा इस पेट में, एसिड को आने से क्या होगा, पेट का जो वाल है वो कोरोड हो सकता है, जल सकता है, ठीक है, क्योंकि एसिड कोरोसिव नेचर को होते ही है, तो पेट को, वाल को भी जला सकता है। सब स्टमक में फूड में रिलीज होता है डायरेक्ट, पता है ना, इसके वाल में होता है ग्लैंड्स, और ग्लैंड जूसेस सिक्रेट किया, उसी जूसेस के अंदर ये तीनों पाया जा रहा है। तो मतलब जो सिक्रेट होता है के अंदर कुछ क्या चीज, ज्यादा मात्रा में तो डैमेज होगा, वो पता चलेगा अभी क्या होता है, सो अभी बता रहे हैं। तो देखो, जैसे ये वाल है ना, तुम्हारा ये वाल है, तो जो म्यूकस है इस तरह का एक लेयर बनाया रहता है। म्यूकस का फंक्शन क्या लिखा है, इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर एंड प्रोटेक्ट वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। HCl जो ये स्टमक का वाल है अगर बाहर वाला, तो ये एक लेयर बन जाता है किसका, म्यूकस का, और ये हमेशा बना रहता है। हाँ, ये लेयर पतला मोटा हो सकता है, बट हमेशा ये लेयर बना रहता है। और HCl अगर गिरता भी है तो इसको बचा लेता है कौन, म्यूकस, क्योंकि म्यूकस एक नॉर्मल लिक्विड है जो प्रोटेक्ट करता है HCl से स्टमक को, ठीक है। तो ये हमेशा बना रहता है। किसी टाइम पे क्या होता है, ये लेयर किसी वजह से, किसी माल फंक्शन की वजह से कम गया लेयर, तो अभी जो है ना एसिड थोड़ा सा पेट को कोरोड करेगा, है ना, और इसी टाइम को हम लोग बोलते हैं एसिडिटी। पेट में जलन होना, एसिडिटी होना, हाँ, फूड पॉइजनिंग होना, कुछ भी रीजन में ऐसा ही कुछ कैसे, चाहे तो किसी भी माल फंक्शनिंग की वजह से या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ तुम्हारा ऐसा, जिसकी वजह से HCl ज्यादा सिक्रीट हो जाएगा, और नहीं तो म्यूकस का लेयर थोड़ा कम जाएगा, थिन हो जाएगा। दोनों केस में तुमको एसिडिटी, फूड पॉइजनिंग जैसे चीजों को, पेट में जलन, ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी वजह से हम लोग ऐसे टाइम पे क्या खाते हैं, कुछ ना कुछ बेसिक दवा हुआ जितने भी खाते हैं ना, सब क्या है, बेस होता है ना, जिसे MgOH फेमस बेस चलता है, MgOH, ठीक है। MgOH ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक तरीके का बेस है, एंटी एसिड बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, किसी भी दवा में जरूरी मिल जाए, जैसे इनो वगैरह दवा में देखा, ये चीज मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज क्या होता है, एक तरह का बेस है, और ये बेस जब एसिड में जाएगा तो पूरे, मतलब जो भी पेट में जब जलन होता है तब जाएगा ना, तो पूरे एसिडिक इफेक्ट से जो हमारा पेट जलन हो रहा था उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, सही कर देगा। बस ये मोटिव होता है, दवा भी इसी तरह से काम कर रहा है। तो पेट के वाल को कुछ नहीं होगा जनरली, अगर हम लोग ऐसे सोचेंगे कि डरेंगे कि ये कुछ कर देगा कभी भी, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, उतना आगे तक नहीं जाता बात। अब हमारे पास पेप्सिन, तो पेप्सिन का काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ, इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे, सबसे पहले हुआ था स्टार्च का ब्रेकडाउन एक जगह पे, वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ आगे पता चलेगा। यहाँ पे प्रोटीन का हुआ, तो प्रोटीन ही हुआ जो कंप्लीट हुआ कि नहीं ये भी मालूम नहीं है। ऐसा कुछ खाएं जिसके अंदर प्रोटीन होगा, उसको तोड़ दिया गया है, अभी और भी आगे टूटेगा, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन जब तक नहीं हुआ तब तक तुमको डाइजेशन को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से खाना जब 3 घंटे तक रुकता है ना, तो 3 घंटे में क्या क्या काम हो रहा है, HCl अपना एक्शन दिखाता है, म्यूकस अपना एक्शन दिखाता है, पेप्सिन अपना एक्शन दिखाता है। इस 3 घंटे के अंतराल सब सारे गैस्ट्रिक जूसेस अपने काम करने के बाद पार्शियल डाइजेशन हो जाता है, मतलब खाना लगभग आधा पच चुका है। अब खाना कहाँ बढ़ेगा आगे, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन पर, ठीक है। देखो इधर ये स्टमक था,
स्टमक में खाना जितना डाइजेस्ट हुआ सो हुआ, उसके बाद स्टमक इस मसल्स की मदद से, देख रहे क्या नाम है, स्फिंक्टर मसल, SPHINCTER, स्फिंक्टर मसल्स की मदद से क्या हुआ, पूरे इस मसल्स का खाना ही काम होता है कि खाना को पेट से कहाँ उतार दे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या है हमारा, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना को कौन उतारता है, स्फिंक्टर मसल, याद रहेगा। पेट हो गया तुम्हारा लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन पेट का रीजन, गट, और जस्ट राइट अब जब स्टमक कौन होता है, लीवर, जो कि ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड जिसको बोलते हैं। उसके नीचे गॉल ब्लैडर, और यहाँ पे ये वाला पेनक्रियाज, ठीक है। स्टमक के जस्ट बिलो कौन होता है, पेनक्रियाज राइट साइड, लीवर, और लीवर के जस्ट नीचे गॉल ब्लैडर। स्फिंक्टर खाना को उतार दिया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो खाना को जब स्मॉल इंटेस्टाइन में उतार दिया था, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, एक तुम्हारा सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल होता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या बोले थे, जो माउथ से लेकर एनस तक के रास्तों को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। उसमें सबसे बड़ा रास्ता कौन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। और इतने बड़े होने के बावजूद भी हमारे बॉडी में आराम से आ जाता है, इसके पीछे रीजन होता है इसका कॉइलिंग होने का, मतलब एक एक हुआ ऐसे, इतना जगह घेर लिया, और इसी को हम ऐसे ऐसे मोड़ देंगे, इतने में खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सटेंसिव कॉइलिंग होने के चलते हमारा इस पेट में अच्छे से हट जाता है, कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना उतरते के साथ, इस तरीके से फूड उतरा नहीं इधर, तो खाना उतरते के साथ क्या होता है, इसमें पेनक्रियाज और इसका लीवर का, किसका किसका, लीवर एंड पेनक्रियाज, याद रहेगा। लीवर एंड पेनक्रियाज अपना सिक्रीशन डाल देता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि ये सब डाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में उतरा, तो सबसे पहले लीवर क्या देता है, बाइल जूस। तो लीवर अपना बाइल जूस की तरफ छोड़ दिया स्मॉल इंटेस्टाइन में, और बाइल जूस स्टोर कौन करता है, बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है गॉल ब्लैडर। मतलब अगर उधर जरूरत नहीं है और लीवर सिक्रेट किया बाइल जूस, तो कौन स्टोर कर लेगा, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है, गॉल ब्लैडर स्टोर्स द बाइल जूस, याद रहेगा। अब देखो जिस तरीके से सारे एंजाइम्स का फंक्शन होगा, इसी तरह से बाइल जूस का भी फंक्शन होगा। तो बाइल जूस का फंक्शन देख लो, बाइल जूस, इसके पहले देखे थे खाना में एसिड मिला था हमको स्टमक में, जो गंदगी को मार रहा था, कीटाणु को मार रहा था। तो HCl जब आता है ना स्टमक में, तो वो कीटाणु को भी मारता है, और साथ ही साथ HCl क्या करता है, उसमें मौजूद पेप्सिन जो प्रोटीन को तोड़ रहा था। तो अगर फूड एसिडिक ना हो, ठीक है, तो वो पेप्सिन भी काम नहीं करेगा। मतलब पेप्सिन जो प्रोटीन बना रहा था तोड़कर, वो एसिडिक खोजता है कि एसिडिक मिले हमको खाना में। खाना में अगर एसिडिक होगा थोड़ा सा, तो पेप्सिन आराम से अपना एक्शन दिखा पाता है, एसिड का वहां पर एक और फंक्शन हो जाएगा। अब तुम लोग ऐसे याद रखना, नॉर्मल वाला ही ऐसे अगर याद रहे तो ठीक है, कि एसिड जो है एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से पेप्सिन अपना काम सही से कर सके। तो जब खाना आगे जो बढ़ता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पर भी खाना एसिडिक होता है, और एसिडिक होने के चलते बहुत सारा एंजाइम्स इस पर एक्शन नहीं कर पाएगा। तो पहला काम बाइल जूस का यही होता है, क्या, मेक्स एसिडिक फूड अल्कलाइन, मेक्स एसिडिक फूड अल्कलाइन, ठीक है। यहाँ पर फूड आते के साथ एसिडिक फूड को क्या कर देता है, अल्कलाइन, अल्कलाइन में मतलब बेसिक कर देता है। इसके पीछे रीजन क्या होगा, क्योंकि इसके बाद अभी पैनक्रियाज अपना सिक्रीशन देगा, तो पैनक्रियाज के जो एंजाइम्स होंगे वो एक्शन नहीं दिखा पाएंगे एसिडिक पर। इस वजह से बाइल जूस पहले ही क्या कर देता है, उसको अल्कलाइन कर दिया, बेसिक कर दिया, ताकि आगे जो सिक्रीशन आएगा पैनक्रियाज सबका वो अपना एक्शन दिखा सके फूड पर, ठीक है। तो जरूरी था। दूसरा बाइल जूस का काम क्या हो जाएगा, एक तो हो गया कि एसिडिक फूड को क्या बना दिया, अल्कलाइन। दूसरा होता है ब्रेक डाउन द फैट ग्लोब्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल्स को भी तोड़ने का काम कौन करता है, बाइल जूस। फैट ग्लोब्यूल्स का मतलब होता है, जैसे फैट का जो एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल होता है ना बड़ा बड़ा होता है, ग्लोब्यूल्स मतलब हो गया बड़ा बड़ा ढेला, इतने बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट का, ठीक है। उसको वो तोड़ देता है छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, कौन,
बाइल जूस। बाइल जूस क्या कर रहा है, बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ दे रहा है, ताकि और आगे जाके टूटकर पूरा डाइजेशन हो जाए। तोड़ने के पीछे रीजन क्या करता है, ये पूरे इस तरीके से इसको घेर लेता है। बाइल जूस फैट के मॉलिक्यूल को इस तरह से घेरता है और घेर के उसको तोड़ देता है। तो ये कोई एक्शन है जो आगे जाके पढ़ने इसी क्लास में, ठीक है। इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन करना, तोड़ना इसको ऐसे इस तरह से मिलकर, आगे हम लोग जाके जानेंगे तो वहाँ पर हम क्लियर कर देंगे। तो इस तरह से घेर करने ये फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। कौन? बाइल जूस। बाइल जूस ब्रेक डाउन द फैट ग्लोब्यूल्स, याद रहेगा, ठीक है। तो बाइल जूस का दो काम हो गया, एसिडिक फूड को अल्कलाइन कर देना ताकि आगे का एंजाइम्स अपना एक्शन दिखा सके, और फैट को भी तोड़ देता है कौन? बाइल जूस। साथ ही साथ और क्या होता है इसमें, तो पैनक्रियाज का भी सिक्रीशन आता है ना। तो पैनक्रियाज क्या देता है, तो ये देता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाज देता है पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस के अंदर भी 3 एंजाइम्स होता है, ट्रिप्सिन, लिपासे और एक हो जाएगा पैनक्रियाटिक एमाइलेस। मतलब पैनक्रिया दिया पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस के अंदर भी 3 एंजाइम, ट्रिप्सिन, लिपासे एंड पैनक्रियाटिक एमाइलेस। ये सब कुछ बड़ा नहीं होता, हम छोटा छोटा फंक्शन लिखो, एक एक लाइन होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, इट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन। प्रोटीन इसके पहले कहाँ टूटा था, पेप्सिन स्टमक में, और यहाँ टूट गया था, यहाँ पर लगभग खत्म, पूरा टूट गया है ना। लिपासे, इट ब्रेक डाउन द इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट किससे रिलेट कर रहा है, इमल्सिफाइड इसको रिलेट कर रहा है। इसके पहले क्योंकि बाइल जो तोड़ता है ना, वो इमल्सिफिकेशन एक्शन से तोड़ता है, मतलब उसको पूरे चारों बल से घेर लेता है फैट ग्लोब्यूल्स को, तो उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। तो इमल्सिफाइड फैट का मतलब ये वाला हो गया, जो फैट ग्लोब्यूल्स बाइल जूस तोड़ा था उसको ये भी तोड़ दिया। तो अब लगभग यहाँ पर ये कंप्लीट टूट जाता है। और पैनक्रियाटिक एमाइलेस किसको तोड़ेगा, help in digestion of carbohydrates में। देखो सबसे पहले माउथ में जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च, ठीक है, तो स्टार्च भी एक रूप फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही है। मतलब फोटोसिंथेसिस के समय बताए थे, फोटोसिंथेसिस के समय जो भी ग्लूकोज बनाता है प्लांट्स, अगर उसको यूज किया तो किया, और नहीं किया तो उसको स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेता है। ग्लूकोज ही है, उतरे कार्बोहाइड्रेट ही है। तो उस कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले स्टार्च के रूप में तोड़ा गया था माउथ में, और फाइनली टूटा यहाँ पे पैनक्रियाटिक एमाइलेस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो चुका है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे वापस से आते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ क्या, पैनक्रियाज और लीवर का सेक्रेशन मिला इस तरीके से, लीवर अपना बाइल जूस दे दिया और पैनक्रियाज अपना पैनक्रियाटिक जूस दे दिया। सबका मोटिव ही है, डाइजेशन का मोटिव ही, सब छोटे छोटे टूटते चले। तो यहाँ पर फैट टूट गया, इसके पहले टूट रखा है प्रोटीन और स्टार्च, अभी यहाँ पर टूट गया फैट, फिर यहाँ से फैट कंप्लीट टूटा, प्रोटीन टूटा था स्टमक में तो यहाँ कंप्लीट टूटा, स्टार्च टूटा था माउथ में तो यहाँ पर भी कंप्लीट टूट गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज पर, ठीक है। जो हम लोग है ना हेर्बिवोरस, हम लोग ओमनिवोरस ये सब में आ जाते हैं। हेर्बिवोरस को जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, जो कॉ ये सब है, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज हम लोग से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज है वो थोड़ा सा छोटा होता है किसके मुकाबले, हेर्बिवोरस के मुकाबले। तो हेर्बिवोरस का स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बड़ा होता है। तो रीजन क्या होगा, देखो, तो हम लोग जो खाते हैं ना खाना में, वो डायरेक्टली खाते हैं ग्लूकोज को, ठीक है, और उन लोग खाता है किसको, सेलुलोज को। ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स रीजन नहीं करना है तुमको। हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें क्या पाया जाता है, ग्लूकोज, और उन लोग जो डायरेक्टली प्लांट को खा लेता है, ग्रास ये सब, ठीक है, उस ग्रीन प्लांट में क्या पाया जाता है, डायरेक्ट सेलुलोज, पार्ट्स ऑफ प्लांट में सेलुलोज पाया जाता है, विच टेक्स मोर टाइम टू डाइजेस्ट।
इसको डाइजेस्ट होने में समय ज्यादा लगता है, क्योंकि खाना यहाँ पे उतरा, जितना देर तक स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा उतना ज्यादा खाना पचेगा। इस तरीके से इस चलते इसका साइज भी बड़ा होता है। हम लोग के अंदर इतना बड़ा है कि खाना यहाँ से आते हुए बाहर निकलते तक क्या करें, ग्लूकोज डाइजेस्ट हो जाता है। वही अगर हम लोग सेलुलोज खा ले तो इतने छोटे रास्ते में वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इतना छोटे रास्ता करने का मतलब खाना को पचने का समय कम मिल रहा है, और सेलुलोज क्या है, उसको पचने के लिए समय ज़्यादा चाहिए, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोरस का बड़ा होता है। तो रीजन यही देंगे, हर्बीवोरस ईट्स सेलुलोज विच टेक्स मोर टाइम टू डाइजेस्ट। रीजन यही है कि उसको सेलुलोज खाता है, और सेलुलोज को ग्लूकोज से ज़्यादा टाइम चाहिए क्या चाहिए होने के लिए, डाइजेस्ट होने के लिए। याद रहेगा ये रीजन। ऐसे तुम लोग छोटे क्लास में 8 या 7 में आता है ये क्वेश्चन डायरेक्ट, ठीक है, उसको याद भी किए थे। यहाँ तक उतारो, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल देख रहे हो, पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो आगे जाके किससे मिल गया, लार्ज इंटेस्टाइन से। मतलब खाना इस तरह से होते 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 कहाँ पहुंच जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में लास्ट, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी तक क्या हुआ था, जो तुम्हारा पेनक्रियाज जो अपना सिक्रीशन दिया था, पेनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन, लिपासेन, पेनक्रियाटिक एमाइलेस, उतना काम के बाद इंटेस्टाइन का जो इंटेस्टाइनल वाल होता है, देख रहे हो इंटेस्टाइनल वाल, यस सर। तो इंटेस्टाइनल वाल भी क्या सिक्रीट करता है, इंटेस्टाइनल जूस। मतलब इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इधर, ठीक है। तो ये सिक्रीट कर देता है क्या, इंटेस्टाइनल जूस। इस जूस में कुछ अलग से एंजाइम्स नहीं होते, इसमें इतने सारे एंजाइम्स हैं जो हेल्प करता है क्या, हेल्प इन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। यहाँ पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन स्टार्ट हुआ माउथ से, स्टमक में भी हुआ पार्शियल डाइजेशन, और यहाँ पर हो गया पूरा कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन बोलने का मतलब होता है प्रोटीन जो है लास्ट टूट जाता है कहाँ, अमीनो एसिड में, फैट जो है टूट जाता है फैटी एसिड, नहीं तो ग्लाइसरोल, कंफ्यूज नहीं करना, फैट को ही बोलेंगे, और कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है ग्लूकोज में। क्योंकि हमारा जो बॉडी सेल है, ठीक है, उसको जो फूड देता है ना, ब्लड ले जाके देता है उसको सेल को फूड, तब उससे एनर्जी जो बनता है, उसके लिए फूड हमारा जो हमारा सेल है वो प्रोटीन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा किसको, अमीनो एसिड को। ये और ज़्यादा छोटा होता है। तो सोचो खाना हम लोग कहाँ खाए थे जिससे प्रोटीन मिलता है, उसको ब्रेक डाउन करते करते प्रोटीन से लेकर कहाँ तक तोड़ना पड़ता है, अमीनो एसिड में। ये चीज़ अब बाहर जाने के लिए रेडी है, ठीक है। तो अभी तक ये चीज़ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये जो इंटेस्टाइन को हम थोड़ा जूम करेंगे, ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन का बाल, और इसे स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरीके से क्या होते हैं, ये सब पढ़े हो तुम लोग। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वाल देखेंगे ना, तो इस तरह से होते हैं प्रेजेंट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, नहीं तो प्रोजेक्शन, दोनों सेम चीज है, ठीक है। इसको नाम देते हैं हम लोग क्या, विल्ली, ठीक है। तो विल्ली क्या होता है, विल्ली आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये पूरे ब्लड वेसल से घिरे रहते हैं, मतलब ब्लड से घिरे रहते हैं। ये पूरा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है, ब्लड से घिरे रहता है, ठीक है। और ब्लड से घिरे रहने से फायदा क्या होता है कि जो खाना जो पचा ना उसको बाहर भेज देगा, एब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर एब्जॉर्प्शन। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो विल्ली है उसका काम क्या होता है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है, मतलब अब जो खाना है ना बिल्कुल पच चुका है, इसके आगे अब खाना टूटता है नहीं, ठीक है। और अभी हम लोग न्यूट्रिशन का सेकंड प्रोसेस पर थे, इंजेक्शन के बाद डाइजेशन पर, और तीसरा प्रोसेस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो यही से फूड क्या हो जाता है, यही से एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस करता है। और ये एब्जॉर्प्शन करवा कौन रहा है, तो विल्ली। विल्ली एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेस भी प्रोवाइड कराता है और
एब्जॉर्प्शन भी करवा रहा है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेस प्रोवाइड करवाने का मतलब, जैसे ये बिल्ली इस तरीके से है ना, अगर ये मुड़ जाता क्या होता है, इतना सारा स्पेस उसको मिल जाता है। ये बिल्कुल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इस तरीके से, तो ऐसे है ऐसे, और ये मुड़ जाता है। जब खाना आता है ना तो इसके बीच में फंस जाते हैं इतना, तो इतने सारे स्पेसेस मिल रहे हैं इसको। तो ज्यादा से ज्यादा स्पेस इसको मिलता है अगर खाना इस तरीके से यहाँ पे आकर रुकता है तो, ठीक है। तो जितना खाना यहाँ पे रुकेगा उतना ये खाना क्या करेगा, बाहर ब्लड स्ट्रीम में भेजते चलेगा, किसको, डाइजेस्टेड फूड को। ये ध्यान देना। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, डाइजेस्टेड फूड जो ये चीज है वो चीज ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है। अब ब्लड स्ट्रीम से क्या होगा, वहां से जो बचा हुआ खाना है, जो डाइजेस्टेड फूड है, वो ब्लड के द्वारा कैरी कर दिया जाएगा किसके अंदर, सेल तक, जहां से एनर्जी बनेगा। और एनर्जी के लिए हम लोग, उस एनर्जी से हम लोग बॉडी टिश्यूज को रिपेयर वर्क करने के लिए यूज करेंगे। तो वो कौन सा प्रोसेस हो गया, ये हो गया दूसरा, ये हो गया एब्जॉर्प्शन तीसरा। और यहीं पे जो फूड निकला ना, वो फूड चला गया सेल के पास, वहां पे हो गया एसिमिलेशन, चौथा प्रोसेस। अब रहेगा क्या, एक्सक्रीशन। तो एसिमिलेशन को तो अलग से पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन तुम्हारा हो गया यही, एसिमिलेशन को फिर से पढ़ना है रेस्पिरेशन के रूप में पूरा, इसके बाद वाले टॉपिक में। और बचा कौन इसके बाद, एक्सक्रीशन। तो फूड जो है ना अब बिल्कुल डाइजेस्टेड हो गया है, तो कुछ ना कुछ अब अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा। क्या बचेगा, अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो चला जाता कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ से जो उतरा, बिल्ली से जो काम था एब्जॉर्प्शन को कर दिया, अब बचा जो बिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड। तो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन रिसीव करता है अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड आने से बाद क्या होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो काम है, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन का काम लिख रहा है ना, हेल्प टू एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर, salts and amino acid। ऐसा समझो। अब ये डाइजेशन खत्म होगा, तो जब अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ चला गया, अनडाइजेस्टेड फूड चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या हुआ, हेल्प टू एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर, सॉल्ट्स एंड अमीनो एसिड। मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब गिराता है तो उस फूड में बहुत सारे वाटर्स, सॉल्ट्स और अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, वो भी चला जाता है डाइजेस्टेड फूड में। तो उसको भी स्मॉल इंटेस्टाइन पहले क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद ही छोड़ देगा फूड को, वेस्ट मटेरियल को। अब वो वेस्ट मटेरियल कहाँ जाकर स्टोर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो वेस्ट मटेरियल आएंगे, वेस्ट मटेरियल से जो यूजफुल था निकलना, हाँ निकल गया। अब जो मटेरियल जो होगा ना, वो लास्ट में होता है एकदम इधर, चाहे तो एनस नहीं तो रेक्टम में। अब ये फूड चला जाता कहाँ, जो वेस्ट मटेरियल चला जाता है रेक्टम में स्टोर होता है, नहीं तो एनस के द्वारा लिक्विड वेस्ट निकाल दिया जाता है। यहाँ पर जो निकालने के लिए जो रेक्टम होता है, वहां पर भी एनाल स्फिंक्टर लगे रहते हैं। स्फिंक्टर का काम क्या था, फूड को नीचे उतारने का। और लास्ट में भी, लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट में भी लगा रहता है एनाल स्फिंक्टर नाम का मसल्स। वो रेगुलेट करता है वेस्ट मटेरियल को बाहर जाने के लिए, क्योंकि खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाकर स्टोर होता है, रेक्टम में, ठीक है। वो वेस्ट मटेरियल कहाँ स्टोर हो गया, रेक्टम में, और वहां पर एनाल स्फिंक्टर के द्वारा वो बॉडी के बाहर निकल पाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखोगे। तो अब देख लो पूरा डाइजेशन कंप्लीट हुआ, कैसे कैसे खाना डाइजेशन यहाँ तक हुआ। उसके बाद एब्जॉर्प्शन में ही आगे जाके एसिमिलेशन पढ़ेंगे आगे। और उसके बाद क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में जब पूरे यूजफुल मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लिए, तब बचा खाली वेस्ट मटेरियल, और वेस्ट मटेरियल चला जाता कहाँ, रेक्टम में। इसको बोल दिए हम लोग क्या, एक्सक्रीशन। क्योंकि पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन, पांचों प्रोसेस दिखना चाहिए था, ये पांचों प्रोसेस लगभग दिखा। और तुम लोग भी इसको इसी तरह से याद रखोगे। अगर क्वेश्चन आता है पूरा डाइजेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करना, तो पूरा मौत से इंच तक लिखना पड़ेगा पूरा। तो इतना बड़ा तो क्वेश्चन नहीं आएगा डायरेक्ट जब भी आएगा तो तोड़कर, कभी एंजाइम्स का फंक्शन पूछ देगा, तो कभी किसी पार्ट का फंक्शन पूछ देगा, कोई ग्लैंड का नाम, ठीक है। तो पूरा डिटेल जो दिए अच्छे से याद रखना, इससे ज्यादा नहीं पूछताछ करेगा। इंटेक्स क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लो पहले। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखवाया हुआ है, वेयर डू प्लांट गेट ईच रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो कौन चीज कहाँ से मिलता है, खाली तुमको लिखना है। जैसे तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, तो फ्रॉम एयर लिख देंगे। तो इसी तरीके से चारों चीज को बता देना कहाँ कहाँ से मिला है। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक, तो वही हार्मफुल मटेरियल को मारने का। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम क्या होगा, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड या फिर हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल, ठीक है।
हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइंड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो कैसा डिजाइन है उसका, मतलब ऐसा कैसे बनाया हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन का डिजाइन कि वो एब्जॉर्ब कर पाता है। तो लिखेंगे क्या, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से आंसर है ना, द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन contains many finger like structure called villi which help in absorption and provide more space for the absorption, and villi absorb the digested food from small intestine to कहाँ छोड़ देता है, ब्लड स्ट्रीम। लार्ज इंटेस्टाइन में तो अनडाइजेस्टेड फूड जाएगा ना, वो ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है पचा हुआ खाना को, ब्लड में ब्लड कैरी कर लेता है उस फूड को कहाँ तक, सेल्स तक, जहां से एनर्जी मिलेगा, एसिमिलेशन होगा। याद रखो सही से। तो इसका आंसर क्या होगा, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वाल है वो क्या करता है, विली के स्ट्रक्चर पर कैरी करता है, जिसके वजह से एब्जॉर्प्शन और स्पेस मिल जाता है उसको, और डाइजेस्टेड फूड बाहर चला जाता है ब्लड स्ट्रीम। इस तरह से इसको बना कर लिखना और कल ही इसको बना कर ले आना।